दोस्तों, कोरोना की सेकेंड वेव पूरे शबाब पर है। आज मैं कोरोना के बारे में थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। जो ये सेकेंड वेव है कोरोना की, ये पिछले एक डेढ़ महीने से चल रही है। इस बार नो डाउट बहुत कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से फैल रही है। पिछले साल की कोरोना वेव में इतना स्प्रेड इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा था जितनी तेज़ी से इस बार फैल रही है। इस बार तो ऐसा हो रहा है कि अगर एक घर में किसी को कोरोना हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बचाव रखने के बावजूद भी कि बाकी के सब मेंबर्स को ना हो, जबकि पिछली बार इतना ज़्यादा कंटीजियस नहीं था। एक बात और भी है इस बार, जैसे पहले बच्चों को नहीं हो रहा था तो इस वेव में बच्चों को भी हो रहा है। पहले गांव वाले विलेजर्स को नहीं हो रहा था, तो इस बार विलेजर्स को भी काफ़ी मात्रा में हो रहा है। पहले मुस्लिम्स को भी कम हो रहा था, इस बार मुस्लिम्स को भी ज़्यादा हो रहा है। तो कुल मिला के ये वेव बहुत ही फैली हुई है और काफ़ी लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और इस समय तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो बचना इससे खासा मुश्किल है। दिन भर मीडिया पे, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर ये खबर देखते देखते हर आदमी इतना डर गया है, इतना डरा हुआ है, इतना पैनिक फैला हुआ है कि हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। और यही इस की सबसे ख़राब बात जो मुझे लगती है, वो सबसे ख़राब बात यही है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा डरे हुए रहते हैं उतनी इम्यूनिटी हमारे शरीर की कम रहती है, उतनी ही बीमारियां हमको ज़्यादा घेरती हैं। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि नो डाउट कोरोना है और काफ़ी फैला हुआ है, पर इतना भयभीत होने की बात नहीं है। करना हमें यह है कि हमें इससे प्रोटेक्शन रखना है, हमें इससे बचाव रखना है। अब बचाव के दो तरीके हैं, या तो अपनी इम्यूनिटी हम बहुत अच्छे से रखें, बढ़िया रखें। उसके लिए हम अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा बदलें, थोड़ी एक्सरसाइज रोज़ाना करते रहें, फल फ्रूट सब्जी सलाद ये चीज़ें ज़्यादा खाएं, नेचुरल फूड ज़्यादा खाएं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स लें, तली भुनी चीज़ें, मीठा मिठाई ये सब चीज़ें, फास्ट फूड ये कम से कम खाएं। दूसरा, डेली एक्सरसाइज करें, रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें। इन सब से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और प्रसन्न रहने की कोशिश करें रादर देन डर के जीने के। तो इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो छोटे मोटे इन्फेक्शन तो आपको लगेंगे ही नहीं। दूसरा प्रोटेक्शन जो मेन इस कोरोना उसमें कर सकते हैं वो ये है कि आप मास्क इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना दूसरे व्यक्ति के मुंह से या नाक से निकलेंगे और आपके मुंह से, नाक से या आँख से अंदर जाएंगे। तो अगर दूसरा व्यक्ति भी मास्क लगाए हुए है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके जो वायरसेस हैं आप तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर पहुंचते भी हैं तो आप मास्क लगाए हुए हैं और अपनी आई भी प्रोटेक्ट किए हुए हैं तो वो वायरस आपके अंदर नहीं जाएंगे। तो मास्किंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। दूसरा है हैंड हाइजीन। आप अपने बीच बीच में हाथ धोते रहें, प्रेफरेबली साबुन से धोएं, या अगर नहीं है तो सैनिटाइजर से साफ कर सकते हैं। कोशिश करें अगर ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलें, अगर निकलना पड़ता है तो पूरी प्रॉपर इंतज़ाम के साथ निकलें। भीड़ भाड़ वाले एरिया में न जाएं, जहां भीड़ में रहना पड़े वहां न जाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो इन ये सब किसी क्लोज्ड उसमें रूम में किसी गैदरिंग में तो खास तौर से न जाएं। तो इतने आप किए रहेंगे तो पूरी उम्मीद ये है कि आप बचे रहेंगे और आपके पास इन्फेक्शन नहीं आएगा, तो डरने की बात नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर कोरोना आपको किसी तरह से हो भी जाता है तो फिर आपको ये करना है कि फिर भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि कोरोना जो है ज़्यादातर केसेस में, करीब 85% केसेस में माइल्ड डिजीज़ है। ये माइल्ड डिजीज़ जैसे और भी कॉमन कोल्ड या पहले जुकाम वुकाम होते थे तो उस तरह की बीमारी है। तो 85% केसेस में तो ये थोड़ा सा 2-3-4 दिन आपको हल्का सा जुकाम रहेगा या हल्के गले में खराश रहेगी या हल्का सा फीवर रहेगा और वो अपने आप चला जाएगा। तो उन केसेस में तो हमें कुछ खास करना भी नहीं है, और अगर ज़रूरत लगती है तो उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पैरासीटामोल या एक आध कोई हल्की सी एंटीबायोटिक अगर ज़रूरत लगती है तो उसमें तो वैसे, और थोड़ा सा पर उसमें आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा जिससे आपसे दूसरों को न लगे। आइसोलेशन करीब 2 हफ्ते का आपको रखना पड़ेगा जिससे घर के दूसरे मेंबर्स को ये न लगे। अब अगर डिजीज़ थोड़ा सा इससे माइल्ड से ज़रा ज़्यादा होती है, मॉडरेट होती है, तो उसमें यूजुअली ये होगा कि आपको 5वें छठे दिन अगर आपका बुखार बढ़ता है, से पहले 99 रहता था तो 100 101 या उससे ऊपर हो जाता है, या आपकी खांसी बढ़ती है, या आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ बढ़ती है, इसका मतलब ये हुआ
कि अब आपको निमोनिया होने वाला है। और इसमें ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं वो निमोनिया की वजह से ही होती है। निमोनिया से या कहीं ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं उसकी वजह से, ये दो ही कारण हैं जिसकी वजह से मौत होती है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आपको ये थोड़े सिम्टम्स बढ़ते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे। उससे पहले ही वैसे तो आप माइल्ड डिजीज़ में भी अपने डॉक्टर से राय लें, वो आपको बताएगा प्रॉपरली कि क्या करना है। और जैसे ही ये सिम्टम्स बढ़ते हैं 5वें छठे दिन या चौथे दिन के बाद जरा भी लगता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो वो फिर आपको निमोनिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। अब इसमें बीमारी में 2-3 चीज़ें खास हैं। नंबर 1, जैसे ये फेफड़े में पहुंचता है तो ये वहाँ पे सूजन पैदा करता है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन करेगा तो फीवर भी बढ़ेगा, खांसी भी बढ़ेगी, सांस लेने में तकलीफ भी बढ़ सकती है, भूख भी कम लगेगी और भी इस तरह की छोटी छोटी परेशानियां होंगी। तो इसको डॉक्टर आपके सिम्टम्स से पकड़ेगा। दूसरा, इसके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे खासतौर से सीआरपी है। सीआरपी लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है किसी भी वजह से। और जब एक ये सीआरपी अगर 10 से ऊपर होता है या और थोड़ा बढ़ता है तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें इसी पॉइंट पे यहाँ पे इसको रोकना है। और उसके रोकने के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट है उपलब्ध, वो बहुत सरल और सस्ता ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स। क्योंकि स्टेरॉइड से बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कोई नहीं है दुनिया में। तो इसमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब ऑक्सीजन कम होने लगे तब स्टेरॉइड देना चाहिए, पहले नहीं देना चाहिए। मेरा इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है जो इशू, कि अगर जैसे आपके घर में कहीं आग लगती है, किसी एक कोने में थोड़ा सा धुआं उठा, हल्की सी आग लगी, तो आपको तभी अलर्ट रह के उस आग को बुझाना है, रादर देन आप ये सोचेंगे अरे यार कोने में कोई खास नुकसान नहीं कर रही है, भी नहीं करते हैं। और अगर पूरा कमरा जल गया तब आप अगर उसको बुझाएंगे तो तब तक वो काफ़ी डैमेज कर देगा। तो इन्फ्लेमेशन की अगर शुरुआत में ही हम इसको चेक करेंगे तो हम उस डैमेज को रोक पाएंगे, जो अंदर लंग्स में ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, जो बाद में जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो प्रॉपर टाइम पे स्टेरॉइड्स की दवा लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम ये करता है कि ब्लड में थक्के जम जाते हैं, माइक्रोथ्रोम्बाई कहते हैं इनको। तो वो माइक्रोथ्रोम्बाई आपके किसी भी आर्टरी में जाके उसको ब्लॉक कर सकते हैं, हार्ट अटैक कर सकते हैं और स्ट्रोक कर सकते हैं और इस तरह की कोई परेशानियां कर सकते हैं जिसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। तो इन माइक्रोथ्रोम्बाई को रोकने के लिए, ये क्लॉट बनने को रोकने के लिए हमारे पास ब्लड थिनर्स हैं। तो हम फिर उस समय ब्लड थिनर्स का उपयोग भी करते हैं। जो इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, ओरल ड्रग्स भी आती हैं, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। वो भी आराम से उपलब्ध हैं, उनकी भी कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है। ये 2 बेद दवा है जो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़रूरी है। और इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि किस स्टेज पे हमें स्टेरॉइड जल्दी शुरू कर देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपका डॉक्टर तय करेगा और आपको बताएगा। इसीलिए ज़रूरी बात यह है कि आप शुरू से ही अपने डॉक्टर के टच में रहें, अपने फिजिशियन के टच में रहें, जिससे वो आपको प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट को इनिशिएट कर दें। शुरू में लापरवाही ना करें। जो मॉर्टेलिटी की एक वजह जो मेरी समझ में अभी तक आई है वो ये है कि शुरू में आदमी 6, 7, 8 दिन लापरवाही कर जाता है हल्के सिम्टम्स की वजह से, और तब तक वो थोड़ा बढ़ जाता है, लंग्स में ज़्यादा चेंजेज आते हैं, तब उसमें फिर बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर प्रॉपर टाइम, मैं पिछले 1 साल से काफ़ी मरीज़ देख रहा हूँ, हज़ारों के मरीज़ मैंने देखे भी हैं, ठीक भी हुए हैं। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और ठीक ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो बचने की करीब करीब पूरी संभावना है, इसमें है। अब बात आती है जहाँ तक ये एंटीवायरल्स ड्रग्स की। जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जैसे रेमडेसिविर है या फेविपिराविर है। रेमडेसिविर पे जो पूरे देश में इतना हल्ला है, जो नहीं मिल रही है या मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। वैसे 2,5-3 हज़ार का इंजेक्शन आता था, जो अब 40,000 50,000 पता नहीं कितने का ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो मेरा इसमें कहना यह है कि रेमडेसिविर पर काफ़ी ट्रायल हो चुके हैं, काफ़ी खोज हो चुकी है। तो रेमडेसिविर लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, इसका कोई मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है। मॉर्टेलिटी बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर कोरोना से किसी शख्स की डेथ होगी तो उसको रेमडेसिविर से आप बचा नहीं सकते। उस रेमडेसिविर देने से भी उसको बचा नहीं सकते, उसकी सीवियरिटी को कम नहीं कर सकते। रेमडेसिविर अगर कुछ करती है थोड़ा बहुत, तो सिर्फ ये करती है कि आपके हॉस्पिटल स्टे को 1-2 दिन कम कर देती है।
क्योंकि ये एंटीवायरल ड्रग्स तो है पर स्पेसिफिक कोरोना के लिए नहीं है। तो जब क्योंकि हमारे पास कोई एंटीवायरल स्पेसिफिक है ही नहीं, तो इसलिए वो रेमडेसिविर यूज़ की गई शुरू में, खूब फेविपिराविर यूज़ की गई या आइवरमेक्टिन दी गई। पर ये सारी जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, इनका कितना रोल है कितना नहीं है, इस बारे में अभी कोई पूरी जानकारी नहीं है। स्टेरॉयड में मोर्टिलिटी बेनिफिट है, ये खूब प्रूव हो चुका है कि इससे बहुत जानें बचाई जा सकती हैं। सस्ता भी है, हर जगह उपलब्ध भी है और इस पर कोई ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं हो रही है सस्ते होने की वजह से। तो बात निकल के यही आती है कि इसमें हम शुरू से ये देखें, जैसे माइल्ड आपको इन्फेक्शन होता है तो माइल्ड इन्फेक्शन में आपको क्या करना है, आइसोलेशन में जाना है। अगर ज़रूरत है तो पैरासिटामोल या कुछ हल्की सी दवा ले सकते हैं। थोड़ी डिजीज वैसी होती है जिसमें ऑक्सीजन कम नहीं हुई है और थोड़ी सीवियर डिजीज है, थोड़ा निमोनिया है, तो आपको डॉक्टर जब बताएगा तो स्टेरॉइड्स एंटीकोगुलेंट्स वगैरह लेने हैं। साथ में आइसोलेशन के साथ में आपको करना ये है कि हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। हाइड्रेशन प्रॉपर से मेरा मतलब है कि पानी खूब पिए। पानी की कमी शरीर में रहेगी तो वायरस ज़्यादा अटैक करता है। पानी खूब पिए आप, नेचुरल फूड खाएं, फल फ्रूट, सलाद, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स ये ज़्यादा खाएं, कोकोनट वाटर ये लें, बाकी तली भुनी चीज़ें कम से कम लें, मीठा मिठाई कम से कम लें, फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं लें, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि नेचुरल फूड खाएं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, मैन मेड फूड से बचें। थोड़ा सनलाइट रोजाना लें, तो उससे न कि केवल एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है सनलाइट का, और भी बहुत से फायदे हैं। इम्यूनिटी भी इन्हांस करता है, विटामिन डी भी प्रोड्यूस करता है, बहुत से फायदे हैं उसके, तो वो जरूर करें। आइसोलेशन में तो रहना ही है आपको। इसके बाद अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का हमारे शरीर में क्या है कि हमारे लंग्स में एल्वेलाई होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के लंग्स में आ जाती है और लंग्स से ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाती है। जब कोरोना की वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है या सूजन आ जाती है, थोड़ा पानी जमा हो जाता है, तो वो एरिया ब्लॉक हो जाता है जहाँ ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा होता है। तब वो ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो 20-25% है, बाकी हवा में नाइट्रोजन और गैसेस हैं। तो वो उस प्रेशर पे ऑक्सीजन वो नहीं ले पाता है पानी की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम 90 या 91 या 95% ऑक्सीजन देते हैं, और थोड़े से ज़रूरत पड़ती है तो थोड़े ज़्यादा प्रेशर पे देते हैं, जिससे वहाँ ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर ब्लड में पहुँचे। तो उसमें ये हो सकता है कि अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, जहां आपका SpO2 लेवल 92 के आसपास है, तो आप घर 92 या उससे थोड़ा सा कम होता है तो आप घर पे भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा सा डिमांड बढ़ती है तब आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और किसी किसी रेयर केसेस में वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। पर अगर प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो मेरा फिर ये कहना है, तो ज़्यादातर केसेस में आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। अब दूसरा इन्फ्लेमेशन के अलावा दूसरी प्रॉब्लम होती है थ्रोम्बस की, थ्रोम्बाई की, जहाँ ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, माइक्रोथ्रोम्बाई होते हैं, छोटे छोटे थ्रोम्बस होते हैं, तो उनको उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा 2-4 दिन पहले ही एक रोहित सरदाना जो मीडिया कर्मी थे बहुत अच्छे, उनकी डेथ हो गई, यंग थे, 40-42 साल के थे, वो हार्ट अटैक से डेथ हो गई कोरोना में ही। तो उसके लिए हमें एंटीकोगुलेंट्स देने पड़ते हैं। एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड थिनर जिन्हें कहते हैं, जो खून पतला करते हैं, खून को जमने नहीं देते हैं। तो वो अगर प्रॉपर टाइम पे वो भी शुरू हो जाए तो उस चीज़ से भी शायद वो पूरे तौर से करीब करीब बचा जा सकता है। तो मेन दवाई जो मेरी समझ से है वो दो ही हैं, स्टेरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स। तीसरी बात आ गई ऑक्सीजन, और तीसरी ऑक्सीजन अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आपका ऑक्सीजन 90 या 92 से या 90 से कम आती है तो आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। उसमें भी शुरू में ये कर सकते हैं, जैसे ही थोड़ी सी 92 से कम आती है ऑक्सीजन या 92 के पास में आती है तो आप प्रोनिंग कर सकते हैं। प्रोनिंग का मतलब ये है कि आप उल्टे लेट जाएं, एक तकिया छाती के नीचे लगा लें, एक अपने जांघों के पास लगा लें, जिससे पेट थोड़ा सा बेड से थोड़ा सा उठा रहे, और फिर लंबी लंबी सांसें लें। तो प्रोनिंग करने से क्या होता है, जो लंग्स का जो पिछला हिस्सा है जहाँ पे एल्वेलाई यूजली दबे रहते हैं वो खुल जाते हैं,
और वहाँ पे अभी इन्फ्लेमेशन भी नहीं होता है, तो वहाँ से ऑक्सीजन आपको आराम से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी आराम से चली जाती है और आपका SpO2 लेवल 3-4-5% बढ़ जाता है। 92 से आपका 96-97 हो जाएगा। और अगर ये करने से भी ऑक्सीजन आपकी बढ़ जाती है तो भी आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। करना सिर्फ ये है कि आपको 2 हफ्ते निकालने होते हैं, क्योंकि इस डिजीज़ का जो वायरस है ये 9-10 दिन में अपनी नेचुरल डेथ हो जाती है। इसका मल्टीप्लिकेशन 9 दिन के बाद बंद हो जाता है, और जैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है फिर ये अपना विरुलेंट नहीं रहता है, फिर ये कोई आपको नुकसान नहीं करता है। पर इस बीच जो भी डैमेज कर दिया है हमको वो प्रिवेंट करना है अर्ली स्टेजेस पे ही। हमें ये देखना नहीं है कि जब ज़्यादा आग लग जाए तब बुझाना है, तो हमें प्रिवेंट जल्दी से करना है। तो 2 हफ्ते का इसीलिए आइसोलेशन है कि 2 हफ्ते अगर आप ठीक रहते हैं तो उसके बाद ना तो आप किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ना आपको कोई और परेशानी बढ़ेगी उसके बाद ज़्यादा। इस कोविड काल में मैंने एक चीज़ और देखी है कि इस समय हर आदमी डॉक्टर हो गया है। इंटरनेट से, मीडिया से पढ़ के रेमडेसिविर के बारे में जान गया है, ऑक्सीजन के बारे में जान गया है, आइवरमेक्टिन कब लेनी है, एजिथ्रोमाइसिन कब लेनी है, पैरासिटामोल कब लेनी है। ये माइल्ड केसेस के लिए तो ठीक है, पर कुछ केसेस में ये बड़ा ख़राब है, क्योंकि जो 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 लेमैन है उनको डॉक्टरी तो अच्छे से आती नहीं है, तो वो उसको पूरी तरह से किसी बात को नहीं समझ पाते हैं, उसको देर तक करते रहते हैं या वो टाइम निकाल देते हैं जिस टाइम पे हमें और ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, और फिर स्थिति थोड़ा काबू से बाहर भी हो जाती है। तो मेरा कहना यही है कि अपने लोकल फिजिशियन से आप कंटेक्ट में रहें, जैसे ही आपको होता है ज़रूर कंटेक्ट में रहें, उससे बातचीत करते रहें, जिससे जब भी ज़रूरत पड़े ट्रीटमेंट प्रॉपर शुरू करने की तो वो ट्रीटमेंट उनका शुरू किया जाए। जब आप आइसोलेशन में रहते हैं तो थोड़ा सनलाइट में भी थोड़ा सा बैठ लें, आधा घंटा सुबह के समय या शाम के समय, तो उससे भी आपका सनलाइट न कि केवल एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, आपकी विटामिन डी भी बढ़ाती है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और बहुत सी चीज़ों में हेल्प करती है, तो उससे भी हम हेल्प ले सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ लोगों से, तो ये भी आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि जैसे ही किसी हॉस्पिटल में किसी की डेथ होती है तो वो लोग गुस्से में वहाँ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर से और पैरामेडिक से अभद्रता भी करते हैं। ये बड़ा ख़राब प्रोसीजर है, क्योंकि डॉक्टर, आप ये चीज़ देखिए कि जब आपको कोरोना हो जाता है तो न तो कोई आपका घर वाला आपके पास आता है, न कोई और आस पड़ोसी, न कोई दोस्त आपके पास आता है। उस स्थिति में भी डॉक्टर अपनी रिस्क पे, अपनी जान की रिस्क पे भी आपके पास आता है, आपको देखता है, आपको ट्रीटमेंट देता है, या पैरामेडिक्स आते हैं या और लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं कोरोना वॉरियर्स, वो आपके पास आते हैं, जबकि उनकी जान का रिस्क है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, तो उनको भी डर लगता है, ऐसा नहीं है। तो आपको कोरोना वॉरियर्स जो भी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, या सफाई कर्मचारी हैं, या पुलिस वाले हैं जो इतनी ड्यूटीज दे रहे हैं हर जगह, तो उनको प्रेज करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, रादर देन उनके खिलाफ आप कोई अपशब्द कहें या उनको वो करें। तो ये आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि ऐसे समय में ये पेंडेमिक हमारी लाइफ टाइम में, 70 साल की उम्र मेरी भी हो गई है, पहली बार मैंने देखा है, क्योंकि 100 साल पहले हुआ था ये पेंडेमिक, तो मेरे ख्याल से किसी ने भी इसको पहले नहीं देखा है। तो ऐसे पेंडेमिक में सरकार भी हेल्पलेस है, क्योंकि एकदम से इतने मरीजों को झेलना है, इतने बेड उपलब्ध कराना, इतनी ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, ये भी बड़ा मशक्क़त का काम है, तो वो भी कोशिश हो रही है। दूसरी बात एक और जो इसमें खराबी आई है वो ये है कि इस चक्कर में ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, वो भी डॉक्टरी करने लगे हैं। जैसे अब ब्यूरोक्रेट्स ये पढ़ाने लगे हैं कि रेमडेसिविर कब यूज़ करना है, कि डॉक्टर नहीं लिखेगा, उनको बताएंगे कि कब यूज़ करना है, कब हॉस्पिटलाइज करना है, कब ऑक्सीजन देनी है, किसको ऑक्सीजन देनी है। अब अगर ये नॉन मेडिकोस तय करने लगेंगे तो मुझे नहीं मालूम आगे भविष्य डॉक्टरी का क्या होगा या पेशेंट्स का क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर 10-12 साल पढ़ के जब निकलता है तब उसकी समझ में आती है, उसके बावजूद भी वो सालों साल एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो जो नॉन मेडिको वो सब बातें नहीं बता सकता, वो हर चीज़ में किताबी ज्ञान नहीं चलता है, एक्सपीरियंस से भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि डॉक्टर को डॉक्टरी करने दें, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स ये तय करें कि ऑक्सीजन कहाँ से आएगी और कैसे मिलेगी, हॉस्पिटल में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, किस मरीज को लगनी चाहिए, किस मरीज को नहीं लगनी चाहिए, ये चीज़ें डॉक्टर को तय करनी चाहिए। हॉस्पिटल में किसका एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस समय एडमिशन्स
ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं भय की वजह से। जिस एडमिशन की सिर्फ उसी मरीज को ज़रूरत है जिसकी ऑक्सीजन 92 या उससे कम आ रही है, तभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, नहीं तो कतई ज़रूरत नहीं है। और अगर वो मरीज एडमिट हो जाते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, तो न सिर्फ बेड घेरते हैं, न सिर्फ वहाँ दूसरे मरीज जिसको ज़रूरत है वो उसकी ज़रूरत पूरी हो पाती है, और गरीब मरीज बाहर पड़ा रहता है और उसको ज़रूरत पे सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। तो डॉक्टर को डॉक्टरी करने दें साहब, और अपना ख्याल रखें, प्रॉपर मास्किंग रखें, हैंड वॉशिंग रखें, ये सब आप करते रहेंगे तो इस कोविड काल में भी आप उससे बचे रहेंगे। धन्यवाद।